कल ये स्टार्ट किया था बेटे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वाला ना। चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, फिर ये टॉपिक पूरा करने के बाद क्वेश्चन को ले लेंगे। देखो ये कहता भी ड्रा दी इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड द पॉइंट चार्ज। कल मैंने पॉइंट चार्ज के लिए तो मैंने बना दिया था, मैंने कहा था भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ स्फीयर बना दो आप, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे आपके स्फेरिकल पॉइंट चार्ज के चारों तरफ। उसमें मैंने कहा था भी ये जो डिस्टेंस है ना, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओ ये डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, क्योंकि चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का है वो ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कल ये बात मैंने बताई थी। ठीक, अगला लेता हूं मैं अब। देखो नेक्स्ट, कल हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बता दिए थे, सभी बच्चे वही हैं तो पता होगा भाई क्या था इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह। अब जैसे बोला ड्रा दी इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड द लॉन्ग लाइन चार्ज, कोई भी लॉन्ग लाइन चार्ज है भैया, लाइन चार्ज है, जैसे ये लाइन चार्ज है, इसके ऊपर मान लो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉन्ग लाइन चार्ज है। अब ये कह रहा है इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो बेटा लॉन्ग लाइन चार्ज के चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे ना वो होंगे सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सरफेस होंगे, क्योंकि इसकी सिमेट्री जो है सिलेंड्रिकल बनेगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनेगी, तो जो सरफेस बनेंगे वो भी सिलेंड्रिकल बनेंगे। ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनेंगे। ये लॉन्ग लाइन चार्ज के चारों तरफ सिलेंड्रिकल सरफेस बनाते जाओ आप, तो इस तरीके से ध्यान रखना कि इसकी शेप सिलेंड्रिकल होगी। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेस बनेंगे और लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस बनेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। गैप का वही ध्यान देना है, पहले गैप कम रखना है ये जैसे, फिर ये गैप बढ़ाना है, क्योंकि जितना दूर जाओगे ना इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, वही सेम कंसेप्ट है। और देखते हैं, देखो नेक्स्ट, ये ध्यान दो बेटा, ये क्योंकि आप देखो ना हर बुक में आपको हाउ टू ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, किसी न किसी अरेंजमेंट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने के लिए बोला जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए किस केस में कैसे बनते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें मतलब ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई, ई इसकी वैल्यू है। अब ये कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। तो बेटा मैंने ना कल आपको एक चीज बताई थी कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मैंने बताया था। देखो तो ये लाइन यूं है, तो इसके हिसाब से मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं, तो मेरे सरफेस ऐसे होने चाहिए जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर हो, या ये लाइन उन सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ऐसा कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं यहां कोई सरफेस यूं बनाऊं, मेरी हाथ की जगह कोई सरफेस बांधूं मैं, जैसे मैंने मेरा हाथ दिखा रखा ना, यहां कोई सरफेस अगर मैं बनाता हूं तो मेरे ख्याल से तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए, वो सरफेस इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि लाइन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, फिर ये लाइंस उसके परपेंडिकुलर होंगी, तो ये जो सरफेस है ये मेरे हिसाब से इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। तो ये सरफेस यूं बनेगा, मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर टू लाइंस, यूं इस तरीके से। ऐसे ही जैसे एक सरफेस बनाया, मान लो इसकी हर जगह पोटेंशियल V1 है, यूं सोचना, ये सरफेस ध्यान रखना बोर्ड के अंदर नहीं है, बोर्ड के परपेंडिकुलर यूं मेरे हाथ की जगह, तो मान लो इसकी हर जगह पोटेंशियल V1 है, तो ऐसी और भी बना सकते हो आप यूं सरफेस, यूं ही सरफेस बनाते जाओ, फिर और बनाना हो, एक और बनाना हो तो यूं बना दो, ये V3 हो गया। इस तरीके से एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा किए जा सकते हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। इसमें नोट करने वाली बात जो है ना, एक जो मेन पॉइंट है वो और बताता हूं आपको। मेन पॉइंट ये है कि भाई ये जैसे इनके बीच का गैप है और ये जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए, इनका गैप और इनका गैप इक्वल होना चाहिए। बनाते वक्त इस बात का ध्यान देना आप लोगों ने। सरफेस यूं हो गई इस तरीके से बना दिया आपने, जितने भी बनाओगे सारे इक्विपोटेंशियल है, बट ये जो गैप है ये आपने इक्वल रखना है,
ये पॉइंट नोट कर लेना है। ये गैप इक्वल क्यों रखना है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म बोला है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो गैप भी सेम होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस जो इन दो के बीच का वो ई के इनवर्सली है। अगर हर जगह ई सेम है तो ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। अगर ई सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, ये ध्यान देना है। चलो अगर इसका तुमने बनाना है, फिर इसका तुमने बनाना, समझ में आ गया ना? तो अब इसका तुम बढ़ाओ। इसमें ना मैं ये मानूंगा ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कंडीशन ले रहा हूं, मेरी कंडीशन को ध्यान से सुनना, जो लिखी हुई नहीं है मैं बता रहा हूं आपको। आपने ये मानना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन तो सेम है। नोट कर लो, यो जो बुक ऊपर नहीं लिख रखा मैं बता रहा हूं, ये नोट करना है आपने। आपने ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है, जितना हम ई की डायरेक्शन में जाते हैं, जितना हम ई की डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। जितना हम ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हो, तो ड्रा दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये लाइन पर मत जाना, ये मत कहना सर लाइन तो अपने इक्वल डिस्टेंस पे बना रखी है। जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो साथ साथ, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, नॉट यूनिफॉर्म, इज सेम, बट मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई। जितना हम ई की डायरेक्शन में जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंक्रीज करेगा। तो ड्रा दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ड्रा दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसमें देखो, जब आप इसके इक्विपोटेंशियल बनाओगे तो बनाने का क्या ध्यान रखना है? जैसे बनेंगे तो इसी तरीके से, यो बन गया भाई एक सरफेस, एक सरफेस यो बन गया भाई, यो बन गया। लेकिन तीसरा जब बनाओगे ना, जब तीसरा बनाओगे, यो साफ नहीं बन रहा है, जब तीसरा बनाओगे ना तो गैप का ध्यान देना है भाई। देखो ये जो गैप है ये ज्यादा होना चाहिए, ये गैप कम हो जाना चाहिए। ये गैप यहां, ये गैप ज्यादा होना चाहिए, गैप कम हो जाना चाहिए। बढ़ाते हुए तो इस बात का ध्यान देना है। हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, जितना हम आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो आगे जाने पर ये गैप डिक्रीज हो जाना चाहिए बेटा। यहां ये गैप ज्यादा होगा, यहां ये गैप कम हो जाएगा, ये आपको बताना था। तो गैप विल डिक्रीज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसमें क्या बना रखा है मेरे को, मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं फिर सोल्व करता हूं। देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, बेसिकली ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यूं है ये। जैसे एक सरफेस ये हो गया, इसके ऊपर हर जगह 40 वोल्ट का पोटेंशियल है। एक सरफेस ये हो गया, इसके ऊपर हर जगह 30 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस पे 20 है, इस पे 10 है। ऐसे ही हर जगह ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बना रखे हैं। ये जैसे 0 मीटर है, ये 1 मीटर पर है, ये 2 मीटर पर है, ये 3 मीटर पर है। ये डिस्टेंस इनकी पोजीशन दिखा रखी, कहां कहां ये कट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स के साथ इनका 30 डिग्री का एंगल है। जिसने पूछा है फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है। मैं इसको सोल्व करूंगा, ध्यान से सुनना भाई। तो बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। एक तो ये बात इसमें नोट काम आएगी अपने। दूसरी बात, आप जितना इधर आ रहे हो ना, जितना इधर आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल घट रहा है। जितना इधर आओगे पोटेंशियल घट रहा है। देखो 40 था, फिर 30 हुआ, फिर 20, फिर 10। इधर आने से पोटेंशियल घट गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल विल डिक्रीज। ये पॉइंट नोट करना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इधर आने से पोटेंशियल घटा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए, इधर इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और डायरेक्शन इधर होनी चाहिए जिधर पोटेंशियल घटेगा। तो मैं लाइन अगर बनाऊंगा, बहुत सारी लाइन ड्रा करूं, तो यूं लाइन बनाऊंगा इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूं लाइन बनाऊंगा, यूं लाइन बनाऊंगा भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यूं बनेगी। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है सारे, हाँ पैरेलल लाइंस हैं भाई, सबका 30 डिग्री एंगल है। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जिधर पोटेंशियल घटेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
और ये एंगल हर एक का, मैं जो एक जगह दिखा रहा हूं ना, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, हर एक का 90 डिग्री बनेगा। मैंने एक जगह दिखाया समझाने के लिए बस। अब मेरे से ये पूछेगा, इसमें दो चीजें पूछी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दो चीज पूछी है मेरे से इसने। बेटा डायरेक्शन तो मुझे दिख रही है, क्या बनाई है, लेकिन इसको लिखना भी होता ना, भी दिख रही तो रही है, लेकिन आंसर को तो लिखना पड़ेगा, क्या क्या बताऊं इस डायरेक्शन को। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो एक्स के साथ, वो एक्स के साथ 120 डिग्री पर है, पॉजिटिव एक्स के साथ वो 120 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूं कह सकता हूं। ये एंगल 120 डिग्री बन गया भाई, ये तो डायरेक्शन बताने के काम आएगा। ठीक, मेरे ख्याल से तो समझ में आना चाहिए, डायग्राम में दिख ही रहा है डायरेक्शन। तो मेन चीज यही है, एरो यूं क्यों बनाई है समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि पोटेंशियल जिधर घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होगी, तो इसलिए एरो इधर बनाई है मैंने। उसके बाद बात आएगी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीज पूछी ना, वैल्यू भी और डायरेक्शन भी। वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ये मेरे पास फार्मूला है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। उससे मेरे पास ई की वैल्यू आएगी। कैसे? मैं क्या करूंगा, किसी भी एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाऊंगा, किसी भी एक से दूसरे पे जाऊंगा, वो आपकी मर्जी, किन्हीं भी दो में कोई भी दो सरफेस चूज कर लो, अपनी मर्जी, कोई भी दो, आपकी मर्जी है, किन्हीं एक सरफेस से किसी दूसरे सरफेस पे आप जाओ। जिन दो सरफेस के से अब एक से दूसरे पे जाओ, उनके पोटेंशियल का डिफरेंस नोट कर लो, उनके पोटेंशियल का डिफरेंस, और उनके बीच का गैप नोट कर लो। पोटेंशियल का डिफरेंस नोट कर लो और उनके बीच का गैप नोट कर लो, साथ में एंगल डिस्प्लेसमेंट का और ई का, एंगल डिस्प्लेसमेंट और ई का। तो कोई भी दो सरफेस चूज करके आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस देख लो उनके बीच में कितना है, डिस्टेंस देख लो कितना है, ई के साथ आपका एंगल क्या है वो एंगल देख लो, इसमें भर दोगे आंसर आ जाएगा। जैसे मैं लेता हूं, मैं यहां से यहां चला जाता हूं, कोई भी दो ले लें, अपने आपकी मर्जी है, मेरी बस पर मत जाना कि ये क्यों लिए अपने। मैं जाऊंगा यहां से यहां, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर डी आर, दिस इज डी आर, ये होगा 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये होगा एंगल 120 डिग्री। मैं यहां से यहां गया, पोटेंशियल 40 हो गया, 30 से 40 हो गया, यहां से यहां जाने पर 30 से 40 होगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 40 माइनस 30। मैं यहां से यहां जाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 40 माइनस 30 इक्वल टू माइनस ई, ई मुझे निकालना है, ये होगा मेरा डी आर। डी आर मेरा हो गया भाई 1 मीटर, डी आर मेरा 1 मीटर हो गया। फिर ये हो गया मेरा एंगल डी आर और ई का, ये 120 डिग्री है, तो कोस 120, कोस 120, ये होगा 10 माइनस ई, कोस 120 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, माइनस साइन 30 के बराबर होता है, तो कोस 120 होगा -1/2, तो -1/2 लिख दो कोस 120। तो ई की वैल्यू देखो कितनी आई, मेरे ख्याल से तो 20 न्यूटन पर कूलम आई। जो मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट हो तो बोलो, अगर डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है। सेम क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है एज इट इज, वो आपको सोल्व करना है एज इट इज। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा, बिल्कुल एज इट इज है, सेम क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सेम क्वेश्चन है, सोल्व करके बताइए, आंसर बताइए मुझे। इधर जाओगे पोटेंशियल घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी ए की डायरेक्शन भाई, क्योंकि इधर घटा है। ये एंगल होगा 90, एक्स के साथ एंगल होगा 150, एक्स के साथ एंगल होगा 150। आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाओ, किन्हीं भी दो सरफेस को चूज कर लो। मैं अगेन ये दो सरफेस चूज कर रहा हूं, लास्ट वाले, मैं इधर जाऊंगा, ये एंगल लूंगा एक्स, मेरा ई डी आर का, डी आर की ये डायरेक्शन होगी, ई की ये डायरेक्शन होगी, तो एंगल होगा 150। मेरे पास फार्मूला है डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें मैं यहां से यहां गया, पोटेंशियल में चेंज आया 120 माइनस 80, 120 माइनस 80, ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, डी आर
डी आर, मैं 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर गया हूं, तो डी आर हुआ 0.1, डी आर हुआ 0.1, इसमें गलती करेंगे, कॉस 150, कॉस 150, तो ये होगा 40 माइनस ई इंटू 0.1, कॉस 150 कितना होता है, माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 का मतलब माइनस √3/2, तो यहां से ई क्या आएगा भाई, ई आएगा भाई 80 और 0.1 इंटू √3, तो 800/√3 न्यूटन पर कूलम। ले भाई ये पढ़ो एक बार, इसको पढ़ो, क्वेश्चन समझो, एक बार देखो कंसेप्ट समझाता हूं, नोट करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा देखो, इसको 11th से रिलेट करो एक बार आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। इसी तरह की हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11th में पढ़ी थी, उससे मिलता जुलता कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के अंदर स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज स्टोर्स इन सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई अकेला चार्ज पार्टिकल है, उसके साथ कोई इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन नहीं हो रही, उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा किसी भी कारण से, तो उस सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी होती ही नहीं, डिफाइन कैसे करांगे। तो एक तो ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के अंदर स्टोर होती है, उसके लिए कम से कम 2 चार्ज पार्टिकल जरूर चाहिए, कम से कम 2 चार्ज पार्टिकल, ठीक। उसके बाद जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हो, तो पहले आप रेफरेंस पॉइंट को चूज करोगे, पहले रेफरेंस पॉइंट बताना जरूरी है, और मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान देंगे, और आमतौर पर रेफरेंस के तौर पर हम इन्फिनिटी को कंसीडर करते हैं, तो इन्फिनिटी को हम रेफरेंस मान के चलेंगे, बट इन्फिनिटी को हमेशा रेफरेंस माना जाए कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर सकते हो, बट नॉर्मली जब तक कोई चीज मेंशन ना कर रखी हो तो हमें रेफरेंस इन्फिनिटी पे मानना है। अच्छा, इन्फिनिटी अगर रेफरेंस मान ली तो वहां पर कोई चार्ज होगा तो उसकी एनर्जी मानी जाएगी जीरो, रेफरेंस पर एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी से मेरा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, टोटल नहीं, टोटल तो कुछ भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर जीरो मानी जाती है, तो इन्फिनिटी पे बोल दूं तो समझ जाना कि रेफरेंस बोल रहा हूं, तो इन्फिनिटी पर अगर चार्जेज हैं इसका मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और उसके बाद अगर आप रेफरेंस इन्फिनिटी को मानते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं भाई इन्फिनिटी को ही मानना यहाँ पे, तो भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेज के कारण आई, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या कर रहा हूं अट्रैक्टिव फोर्सेज के कारण आई, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आई अट्रैक्टिव फोर्सेज के कारण, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव। नोट करनी है बातें, मेन बातें शुरू में ध्यान रखनी होती हैं, आगे अप्लाई करनी होती हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण आई है तो वो नेगेटिव होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव फोर्स के कारण आई है तो वो पॉजिटिव होगी, मतलब दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो भी रिपेल करेंगे तो एनर्जी फिर भी पॉजिटिव आएगी। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। ये भी पॉइंट नोट कर लेना आप लोगों ने। और ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, ये सच तभी है जब हम रेफरेंस इन्फिनिटी को मान रहे हैं। अगर हम रेफरेंस इन्फिनिटी को नहीं मान रहे फिर नहीं कह सकते, तो रेफरेंस इन्फिनिटी को मान रहे हैं उस बेस पर मैं ये बात बता रहा हूं आपको। और मैंने कहा ना आपने रेफरेंस इन्फिनिटी पे मानना है, आपका तो चेंज होता ही नहीं। अब ये तो बात है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, कैसे हम निकालते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं भाई। देखो जैसे मान लो मैं दो चार्ज पार्टिकल लूंगा, एक को ए पर रखूंगा एक को बी पर रखूंगा। मान लीजिए मैं लूंगा दो चार्ज पार्टिकल, एक को मैं रखना चाहता हूं ए पॉइंट पर, एक को मैं रखना चाहता हूं बी पॉइंट पर, दो चार्ज पार्टिकल्स को। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये मान लूंगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को समझा रहा हूं,
मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को समझा रहा हूं, इसका मीनिंग समझ लो पहले, जो लिख रखा है नोट तो कर लियोगे अपने, लेकिन इसका मीनिंग भी समझ लो। अब ये सोचो कि हमारे पास दो चार्ज हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम दो चाहिए, समझाने के लिए मैं दो ही ले रहा हूं शुरू में। मैं ये मानता हूं कि मेरे पास दो चार्ज हैं, वो इन्फिनिटी पर रखे हैं, एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मैं क्या करूंगा, उन दोनों चार्जेस को इनकी अपनी अपनी पोजीशन पर ले आऊंगा इन्फिनिटी से। जैसे मान लीजिए मैं एक चार्ज को ए पर ले आया, दूसरे चार्ज को बी पर ले आया, और दोनों को जब लेके आऊंगा तो विदाउट एक्सप्रेशन लेके आऊंगा। ये मैं मान के चलूंगा कि विदाउट एक्सप्रेशन में उनको रेफरेंस पॉइंट से ले आया, इनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर, एक को ए पर लिया, एक को बी पर लिया। तो जितने भी चार्ज हो, मैं दो के एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे 10 हो, चाहे जितने भी चार्जेस हैं, जो भी सिस्टम आप बनाना चाहते हो, उसमें जितने भी चार्जेस हैं, पहले उनको सोचो जैसे कि वो इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं, सारे दूर दूर रखे हुए हैं। आप उन चार्जेस को असेंबल करो और विदाउट एक्सप्रेशन उनको लेके आओ, उनकी जो भी पोजीशन है वहां लेकर रख लो। जब सारे चार्जेस को आप उनकी अपनी अपनी रेफरेंस पोजीशन पर लेके आओगे, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। आपसे मेरा मतलब एक्सटर्नल फोर्स को, मैं आप लेके आए, मेरा मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा, तो जो एक्सटर्नल फोर्स उनके लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क करना पड़ेगा विदाउट एक्सप्रेशन लेके आना, ये पॉइंट भी नोट करना है। तो सारे चार्जेस को असेंबल कर लिया, उनको अपनी अपनी पोजीशन पर रख दिया, विदाउट एक्सप्रेशन उनको लेके आए, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा आपको, वही वर्क उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सारे चार्जेस को असेंबल करना, उनकी अपनी अपनी पोजीशन पर रखना है, विदाउट एक्सप्रेशन लेके आना है इन्फिनिटी से। उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये इसका मतलब है, यही लिख रखा है, देखो एक बार क्या क्या इसने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ऑल द चार्जेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स विदाउट एक्सप्रेशन। इसमें एक बात और लिख देनी चाहिए, पूरी बात लिख नहीं रखी इसमें, सिस्टम ऑफ चार्जेस टू बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये और नोट कर लेना भाई, बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये पॉइंट इसके बाद जरूर लिख लेना, मेन पॉइंट है इसका। अब ये देखो बेटा, जो डेफिनेशन मैंने बताई उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब ये तो वही डेफिनेशन हुई, अब मैं इसका फार्मूला डिराइव कर देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस का मैं फार्मूला डिराइव कर देता हूं। मीनिंग मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कोई अलग चीज डेफिनेशन तो है नहीं, मिलती जुलती डेफिनेशन है पोटेंशियल के साथ। क्लियर शुभम? ओके बेटा। अब देखो सुनो, पहले मुझे ना एक बार आप पोटेंशियल की डेफिनेशन बताओ, मोटे मोटा पोटेंशियल का मीनिंग पता है? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उसको दिमाग में रखना। मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन का यूज इस डेरिवेशन को करने के लिए यूज करूंगा। पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है उसका मैं यूज करूंगा इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो उसके लिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी बेटा? देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पोटेंशियल क्या होता था? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज विदाउट एक्सप्रेशन। मोटा मोटा मीनिंग बता रहा हूं एक बार, जैसे मैं उसका ताकि यूज कर पाऊं, कोई बच्चा भूल गया हो तो फिर भी याद एक बार दिमाग में आ जाए। पोटेंशियल होता था, किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता था, वहां पर यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क होता था। यूनिट चार्ज को लेके आने का विदाउट एक्सप्रेशन लेके आना है इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर, तो यूनिट चार्ज को लेके आते थे, उसका वर्क पोटेंशियल होता था। ये इतना मोटा मोटा ध्यान होगा आप लोगों को। अब उसका यूज मैं इस डेरिवेशन में कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं देख लो एक बार। पहले अब ये सोचो कि भाई दोनों चार्ज इन्फिनिटी पर है, मान लो दोनों चार्ज इन्फिनिटी पर है। मैं एक को ए पर रखूंगा, एक को बी पर रखूंगा, इनके बीच में आर डिस्टेंस है। पहले दोनों चार्ज इन्फिनिटी पर सोचो अपने आप। पहले मैं मान लीजिए किसी भी एक चार्ज को ले आया, किसी भी एक चार्ज को आप मान लो ले आए आप, लेट आप ले आए Q1 को, मान लो आप Q1 को ले आए। अभी सोचो दूसरा इन्फिनिटी पर है, तो जब आप Q1 को ले आए, दूसरा जब इन्फिनिटी पर है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क भी नहीं होगा, तो पहले को लेके आने में वर्क होगा जीरो। पहले को लेके आने में वर्क होगा जीरो, क्योंकि दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पर है, कोई इस पर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क भी नहीं होगा। तो फर्स्ट चार्ज को लेके आने में कोई वर्क नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन जब आपने Q1 ले रख दिया, तो ये Q1 क्या करेगा? अब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसमें फोर्स लगाएगा। फर्स्ट किसी को मान लो, वो तो उस पर तो लगा नहीं, लेकिन जब दूसरे लेके आओगे तो उन पर इसके कारण फोर्स लगेगा, इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड जो लेके आओगे उसको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, उससे पहले आप बताओ मुझे, ये Q1 चार्ज है,
इस Q1 के कारण अब मुझे बताओ बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, इस Q1 के कारण बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ मुझे, बी पॉइंट का पोटेंशियल मेरे हिसाब से तो होना चाहिए के Q1 बाय आर। इस Q1 के कारण बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा के Q1 बाय आर। ठीक है जी, के Q1 बाय आर इसका पोटेंशियल होगा। अब फिर दोबारा से बता रहा हूं, पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल था यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क। वो तो कंडीशन तो जो है वो है ही है मोटे तौर पर। पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क। लेकिन अब मैं यहां लेके आऊंगा Q2 चार्ज, मैं लेके आऊंगा Q2 चार्ज। मेरे से ये पूछा जाएगा कि भाई Q2 चार्ज को लेके आने का वर्क बताओ। जब आप Q2 चार्ज को लेके आओगे तो इस Q2 चार्ज को लेके आने का वर्क बताओ। मैं मान लेता हूं इसको लेके आने में मुझे वर्क करना पड़ा W2। जब मैं Q2 को लेके आया, वर्क करना पड़ा W2, तो W2 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B इंटू Q2। W2 क्या होगा? W2 का पोटेंशियल ऑफ B, पोटेंशियल ऑफ B इंटू Q2। अब कोई बच्चा सोचेगा पोटेंशियल ऑफ B इंटू Q2 क्यों कर दिया? यही चीज समझ में आए इसलिए तो पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी मैंने। ये क्या है? पोटेंशियल है यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क। ये यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क है। मुझे Q2 लेके आना है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या टोटल वर्क नहीं आ जाएगा भाई? मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को, वन चार्ज को लेके आना हो तो ये वर्क है, Q2 को लेके आना हो तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहां से Q2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सॉरी W2 की। इसमें VB की वैल्यू भर दूंगा मैं, VB की वैल्यू भर दूंगा तो आंसर आ जाएगा K Q1 Q2 बाय आर। अब देखो फर्स्ट को लेके आने में जीरो वर्क है, सेकंड को लेके आने में ये वर्क हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई? W1 प्लस W2। इनको ऐड कर दिया तो टोटल वर्क क्या होगा बेटे? 0 प्लस के Q1 Q2 बाय आर। तो टोटल वर्क बन गया बेटे के Q1 Q2 बाय आर। और यही टोटल वर्क एनर्जी के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर दूं, तो U विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया। करेंगे करेंगे। तो U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का सॉरी इक्वेशन बनेगी के Q1 Q2 बाय आर। मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए, कोई आसान सी बात है। पहले चार्ज को लेके आए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। सेकंड चार्ज को लेके आया, तो तब तक ये चार्ज आ चुका है, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल की डेफिनेशन मुझे पता होना चाहिए। पोटेंशियल होता है यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क। मुझे यहाँ Q2 लेके आना है, तो यूनिट को ये वर्क करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करके इसका वर्क आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क जो आया वही पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोल दिया, तो के Q1 Q2 बाय आर, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? आसान था ना? हाँ आसान था, बिल्कुल क्लियर। ओके चलो अब इस फार्मूले के बारे में और बता दूं मेरे को बात। जैसे बेटा देखो सुनो, आगे से हमें ये फार्मूला ध्यान रखना होता है कि दो चार्जेज हों, Q1 Q2 बाय आर उनकी एनर्जी होगी। अब देखो बेटा, मान लीजिए आपने फार्मूला याद कर लिया, कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको Q1 Q2 की वैल्यू दी होगी, Q1 Q2 की वैल्यू दी होगी, आपको बोलेगा भाई एनर्जी निकाल दो। बिल्कुल निकाल देंगे, वैल्यू भरेंगे, सब चीज दे रखी होंगी, आंसर निकाल देंगे। लेकिन आंसर निकालते वक्त एक बात का ध्यान देना है, इसमें वैल्यू पुट करते वक्त बेटा, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में Q1 Q2 की वैल्यू भरते हो, तो आपको वैल्यूज विद साइन पुट करनी है। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव दे रखा है तो फार्मूले में पॉजिटिव भरना है, अगर कोई चार्ज नेगेटिव दे रखा है तो इस फार्मूले में नेगेटिव भरना है। ये पॉइंट नोट कर दो इसके साथ। आपको साइन ऑफ द चार्ज का ध्यान रखना पड़ेगा एनर्जी को निकालते वक्त। एनर्जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव एनर्जी दे रखी हो तो नेगेटिव पुट करनी है, पॉजिटिव एनर्जी दे रखी हो तो पॉजिटिव पुट करनी है। जिस टाइप की जो जैसा साइन गिवन हो, वो साइन आपने विद मतलब उस साइन के साथ अपने वैल्यू पढ़नी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरे को दो चार्ज दिए, एक दिया 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज दिया 6 माइक्रोकूलम, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये चार्ज दे दिए 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं वैल्यू भरूंगा, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, के 9 इंटू 10 की पावर 9 है। दो चार्जेस हैं, 2 इंटू 10 की पावर -6, 6 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 1। तो यहां से U हो जाएगा 18 इंटू 6 इंटू 10 की पावर
-3, 1872, तो यू होगा भाई 1872 थोड़ा नहीं हुआ, 1872 होता है। 18 108 मेरे ख्याल से, तो 18×5 90 -3 जूल, ये आंसर आ गया। ये दोनों चार्ज मैंने पॉजिटिव लिए थे। अब मैं लेता हूं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक चार्ज मैं पॉजिटिव लेता हूं, अब एक चार्ज मैं लेता हूं नेगेटिव, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए भाई, कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लो एक चार्ज दिया 5 माइक्रोकूलम, एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, -4, एंड दीज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन वैक्यूम, 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। ये कहता फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। 9 × 10⁹, मैं थोड़ा सा इधर लिख लूं भाई, दिक्कत आएगी। तो 9 × 10⁹, एक चार्ज है 5 × 10⁻⁻6, एक चार्ज है -4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2, 2 मीटर पर रखे थे। विद साइन भरना आपने, विद साइन। देखो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर चेक करो। माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। 9×5 45, गुणा में 2 90, गुणा में 10⁻⁻3, या कुछ और। ये हो गया भाई 2, तो ये कट गया 2, 10 90, तो यही बना मेरे ख्याल से। तो 9 × 10⁻⁻2 नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, एक मेन बात और बता देता हूं भाई, हाँ बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जैसे आपको कहेंगे भाई दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2, इनके पास एनर्जी है K Q1 Q2 बाय R, ये एनर्जी है। सुनो एक बात, नोट कर लेना एक बात, बड़े काम की है, बच्चों को पता ही नहीं होता, ध्यान भी नहीं रखते हैं। 11th में तो बताई थी मैंने मासीज में, तो यहां भी याद रखनी है। आपसे ये बोलेंगे भाई इनकी एनर्जी है K Q1 Q2 बाय R, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एनर्जी है ना, ये स्टोर कहां होगी? ये एनर्जी तो है, लेकिन ये स्टोर कहां होगी? किसके पास होगी एनर्जी? ये जो एनर्जी है ये किसके पास होगी, कहां होगी? हाँ, ये पता ही नहीं होता। बच्चे क्या कहेंगे, कुछ एनर्जी Q1 के पास होगी जी, कुछ एनर्जी Q2 के पास होगी। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये एनर्जी कहां स्टोर होगी, ये क्वेश्चन नोट करना है, इंपॉर्टेंट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। मैं कह रहा हूं आमतौर पर बुक्स में भी नहीं लिखा होता, नॉर्मल बुक्स में, तो कि स्टोर कहां होगी। बेटा ये एनर्जी वहां स्टोर होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये एनर्जी उस पूरे रीजन में स्टोर होगी जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वहीं पर ये एनर्जी स्टोर होती है। सिस्टम ऑफ चार्जेस में नहीं बेटा, सिस्टम ऑफ चार्जेस में नहीं, मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूं दुनिया को नहीं पता होता ये एनर्जी कहां स्टोर होती है। ये एनर्जी पूरे सिस्टम के अंदर स्टोर होती है, पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन में जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पूरे रीजन में स्टोर होती है, पूरे रीजन में, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। एनर्जी विल स्टोर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, एनर्जी विल स्टोर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी उस पूरे रीजन में फैली होगी एनर्जी, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ये नोट कर लेना इसके साथ, पूरे रीजन में अप टू इन्फिनिटी ये एनर्जी स्टोर होगी। तो ये पॉइंट ध्यान देना है आप लोगों को कि भाई एनर्जी कहां स्टोर होती है, समझ गए बात? तो बाकी कल देखते हैं बेटा, आज की क्लास को यहीं रोकूंगा, कल मिलते हैं, ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।